गुड मॉर्निंग एवरीवन। वेलकम टू योर चैनल इंजीनियरिंग यूनिट। आज हम करने वाले हैं कंपाइलर डिजाइन का लेक्चर 3 इन विच वी आर गोइंग टू अंडरस्टैंड द बेसिक कंसेप्ट या फिर बेसिक डेफिनेशंस ऑफ कंपाइलर। ये कंपाइलर होता क्या है। जो हमारा थर्ड टॉपिक है वो JTU सिलेबस के अकॉर्डिंग बोला जाता है कि डेफिनेशन, स्ट्रक्चर एंड वर्किंग ऑफ कंपाइलर। तीन चीजें बताई गई, डेफिनेशन, स्ट्रक्चर एंड वर्किंग ऑफ कंपाइलर। तो आज के वीडियो में हम करेंगे डेफिनेशन पार्ट, अगले वीडियो में स्ट्रक्चर एंड वर्किंग समझेंगे। डेफिनेशन पार्ट में हम क्या क्या करेंगे, तो हम करेंगे सबसे पहले कि कंपाइलर होता क्या है, व्हाट इज कंपाइलर, डेफिनेशन ऑफ कंपाइलर। फिर उसके दो मेन फेज कौन कौन से होते हैं उसके बारे में समझेंगे। डेफिनेशन ऑफ कंपाइलर, तो कंपाइलर की डेफिनेशन क्या है, हम 9, 10, 11, 12 बहुत पुराने टाइम से पढ़ते आ रहे हैं। अगर नहीं पढ़े तो कोई बात नहीं, अभी पढ़ लो कि क्या ही हो जाता है। तो डेफिनेशन हमारी कहती है कि कंपाइलर एक कंप्यूटर प्रोग्राम है। इतना समझ में आ गया। इट्स अ कंप्यूटर प्रोग्राम। कंपाइलर हो, इंटरप्रेटर हो, असेंबलर हो, कुछ भी इस तरीके की डेफिनेशन आपको पूछी जाए, आपको स्टार्टिंग में बस लिख देना है कि इट इज अ कंप्यूटर प्रोग्राम विच कन्वर्ट्स हाई लेवल लैंग्वेज इनटू लो लेवल लैंग्वेज। कंपाइलर क्या काम करता है, अब हमने पढ़ ली है सी, जावा, बहुत कुछ, उन सब में कंपाइलर यूज होता है। क्या काम करता है, हम इंस्ट्रक्शन देते हैं, वो कंप्यूटर को इंस्ट्रक्शन देता है कन्वर्ट करके, एंड कंप्यूटर से हमको वापस आउटपुट हमारी लैंग्वेज में लाके देता है। तो इट कन्वर्ट्स लो लेवल लैंग्वेज इनटू हाई लेवल लैंग्वेज। अब कंपाइलर काम कैसे करता है, कंपाइलर करता है पूरे पेज या पूरे सोर्स कोड को एक साथ रीड एंड फिर वो हमको बताता है रिजल्ट। अब रिजल्ट क्या हो सकता है, दो टाइप के रिजल्ट हो सकते हैं। पहला कि बहुत सारी एरर से भरा हुआ हो, एंड दूसरा हमको जो डिजायर्ड रिजल्ट चाहिए वो हो, जो आउटपुट चाहिए वो हो। वो कंपाइलर बहुत फास्ट होता है। इसका एडवांटेज यही है कि ये बहुत ज़्यादा फास्ट है, क्योंकि ये एक साथ सारे हमको दे देता है एरर। इंटरप्रेटर इज वेरी स्लो, ऐसा माना जाता है, पता नहीं क्यों, क्योंकि इंटरप्रेटर हर एक लाइन बाय लाइन चेक करता है कोड को, एंड जहां पे उसको एरर मिली वो वहां पे रुक जाएगा। ये बेटर है, मैं ऐसा समझता हूँ, पर जैसी जिसकी सोच। हम आगे बढ़ेंगे कंपाइलर के दो फेज जानने के लिए कि कंपाइलर के दो कौन से फेज होते हैं। सबसे पहला फेज है एनालिसिस फेज। इसको बहुत इजीली समझाना इतना ही इम्पोर्टेंट है जितना आगे के टॉपिक्स समझना, क्योंकि ये अगर कच्चा रह गया तो आगे फिर कुछ समझ में नहीं आएगा। एनालिसिस फेज क्या है मैं समझा देता हूँ। जैसे कि आपको कोई अननोन चीज दे दी गई एंड बोला गया कि इस पे 5 लाइन लिख के दिखाओ, आप क्या करोगे? उस चीज को आप देखोगे गोल घुमा के, उसके आजू बाजू घूम के, अगर हर तरीके से आप उसका निरीक्षण करोगे, उसको चेक करोगे, आपको समझ में आएगा, तब जाके आप उसके बारे में 5 चीज लिख पाओगे। राइट। अब मेरे को बहुत अच्छा एक एग्जांपल आ रहा है कि लेगोज ले लिए, एक बच्चे ने आपको लेगोज का कुछ बना के दे दिया बड़ा सा। अब आपके पास लेगो का एक बहुत बड़ा एक ऑब्जेक्ट है, आप उसका क्या करोगे? बच्चा बोले कि इसको मेरे को ठीक करके दो, तो आप वही काम करोगे जो आपको आता है। राइट। आप उस लेगो के स्ट्रक्चर को लोगे, एक एक करके उसको अलग करोगे, एंड येलो वाले साथ करोगे, पिंक वाले साथ करोगे, रेड वाले साथ करोगे, बड़े वाले साथ करोगे, छोटे वाले साथ करोगे। राइट। आई होप मैं ये समझा पा रहा हूँ। मेरा कैमरा, हाँ ठीक है। आई होप मैं समझा पा रहा हूँ कि आपको एनालिसिस करने को दिया जाएगा तो आप क्या करोगे। इसी तरीके से कंपाइलर का ये जो एनालिसिस फेज है ये भी यही काम करता है। अगर इसको एक अननोन सोर्स कोड दे दिया जाए तो वो उसको तोड़ देगा ढंग से, हर एक चीज को
इस प्रोसेस में हर एक चीज जो टूटती है उसको बोला जाता है टोकन। अब आप पूछोगे व्हाट इज टोकन, तो टोकन इज smallest individually working unit in a program is called token। smallest individual unit जो कि वर्किंग है एक प्रोग्राम के अंदर उसे बोलते हैं टोकन। तो हर एक टोकन को पहले ये अलग करेगा, फिर इसको सिमिलर टोकन्स को एक साथ रखेगा एंड इस तरीके का एक टेबल बना के वो रख देगा। फिर ये उसको समझने की कोशिश करेगा कि ये क्या करना चाहता था, ये क्या करना चाहता था, ये क्या करना चाहता था, राइट। तो इट फोकसेस ऑन, अभी हमने सब कुछ समझ लिया एनालिसिस फेज के बारे में। अब बस एक छोटी सी डेफिनेशन लिख देते हैं। एनालिसिस फेज फोकसेस ऑन, इट फोकसेस ऑन breaking source code into its individual components and then understands the components। एनालिसिस फेज में बस इतना ही होता है कि कंपोनेंट्स को तोड़ा जाता है एंड फिर उसको समझने की कोशिश की जाती है। एंड समझने की कोशिश में और ये करने में जो कोड बनता है एट लास्ट, उस कोड को एक नाम दिया जाता है विच इज इंटरमीडिएट कोड। इंटरमीडिएट कोड प्री प्रोसेसर एंड कंपाइलर से जितना काम हो सकता था उन दोनों ने उतना काम कर लिया। एंड इसके अंदर एनालिसिस फेज के बाद, एनालिसिस के 3 फेज होते हैं, वो हम आगे पढ़ेंगे। उसके बाद हमारा इंटरमीडिएट कोड जनरेट होता है। इंटरमीडिएट कोड जनरेशन के बाद इट गोज टू सिंथेसिस फेज, जहां पे according to the power consumption of the system, the speed of the processor and power and space, speed of RAM etc etc etc, वो हर एक मशीन के लिए डिफरेंट होता है। सिंथेसिस फेज कन्वर्ट्स द गिवन इनपुट, जो कि हमने क्या दिया इंटरमीडिएट कोड, उस गिवन इनपुट को ये लेगा एंड उसको कन्वर्ट कर देगा टारगेट मशीन कोड में। टारगेट मशीन कोड क्या है? असेंबली लैंग्वेज, जैसे कि हमने लास्ट वीडियो में समझा, प्री प्रोसेसर, कंपाइलर, असेंबलर, लिंकर, लोडर, राइट। तो हम कंपाइलर वाला फेज पढ़ रहे हैं, तो कंपाइलर में भी 5 फेज है। उस 5 फेज के बाद असेंबली लैंग्वेज हमको मिलेगी। असेंबली लैंग्वेज को हम टारगेट मशीन कोड बोल देते हैं। आई होप आपको यहाँ तक सब कुछ समझ में आ गया होगा। एंड मैं समझता हूँ कि ये बहुत छोटी सी चीज़ है, इसका मुझे नोट्स देने की ज़रूरत नहीं है, इसलिए मैं छोटे लेक्चर्स के नोट्स प्रोवाइड नहीं करूँगा। अगला लेक्चर जो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है उसके नोट्स प्रोवाइड हो जाएंगे। ऑल द वेरी बेस्ट।